.NET के 5th सेशन में कोई बता सकता मुझे कि किस लैंग्वेज का परफॉर्मेंस फास्ट है, किस टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस फास्ट है, पाइथन का परफॉर्मेंस कैसा है और So जावा का maybe C++. कैसा है? यस So maybe C++. यस, सी एंड सी प्लस प्लस का परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है एज कंपेरिजन टू जावा, एज कंपेरिजन टू पाइथन। अगर हम बात करें पाइथन का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो है ना, जावा से भी स्लो है, सी शार्प से भी स्लो है और सी और सी प्लस प्लस से तो बहुत स्लो है, राइट ना। तो ये बात आपको सबको पता ही नहीं पता है? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। ग्रेट। तो यस सर। कैसे स्लो है ये पता है नहीं पता है आपको? मतलब No sir. ये क्यों स्लो है, उसके पीछे क्या रीजन है? ये तो सबको पता है कि भाई अगर हम बात करें जावा की, है ना, अगर हम बात करें जावा की या फिर हम बात करें सी शार्प डॉट नेट की, राइट ना, या फिर हम बात करें पाइथन की, राइट ना, तो इन तीनों में परफॉर्मेंस किसका फास्ट है, राइट ना। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, So C#. परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू किसका परफॉर्मेंस फास्ट है? परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो किसका फास्ट है? यस ऑल ऑफ यू, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? देखो इन C#. इन दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे अगर खराब परफॉर्मेंस है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो पाइथन स्लो है, पाइथन की। ठीक है। यस सर। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कंपेयर करें तो सी शार्प डॉट नेट का परफॉर्मेंस भी ठीक है, फास्ट है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो आप ले जावा सकते की। हो जावा का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, जावा का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। पर ये बात नहीं समझ में आती सर कि क्यों, मतलब परफॉर्मेंस पाइथन का स्लो क्यों है, मतलब पाइथन का ही परफॉर्मेंस स्लो क्यों है? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन एल्स? कोई मुझे बता सकता है कि पाइथन का परफॉर्मेंस स्लो क्यों है? यस एनीवन एल्स? कोई है टीम में जो बता सकता है कि वाई पाइथन का परफॉर्मेंस स्लो है? वाई पाइथन इज स्लो? वाई जावा सी शार्प इज फास्ट? यस। सर ये कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, कौन? कंपाइल्ड लैंग्वेज है सर, इस वजह से। पाइथन? कंपाइल्ड लैंग्वेज है शायद, इस वजह से। और कोई? यस एनीवन एल्स? सर इसको कंपाइल जब करेंगे तो ये इसके वजह से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में, कौन? जावा के प्रोग्राम्स। पाइथन? सर इंटरप्रेटेड है। पाइथन कंपाइल नहीं इस होती क्या? यस सर, पाइथन कंपाइलेटिव है, पहले कंपाइल्ड होगी। कौन? पाइथन? नहीं नो जावा। सर, पाइथन इंटरप्रेटर है। देखो सर एक्चुअली पाइथन देखो देखो इंटरप्रेटेड है, एक्चुअली जावा चलो कंपाइल्ड। एक काम करते हैं, इसको समझते हैं पूरा डायग्राम इसका, राइट। पूरा यस डायग्राम समझते हैं हम लोग कि कौन सी फास्ट है और कौन सी स्लो है, ये आप लोग डिसाइड करना कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, राइट ना। फॉर एग्जांपल आपने जावा का सोर्स कोड लिखा, राइट ना, आपने जावा का क्या लिखा है? हाई लेवल कोड, इसको हम लोग कहते हैं HLC। जावा का हाई लेवल कोड है जिसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, राइट ना, सोर्स कोड है, ये जावा का सोर्स कोड है। जावा का सोर्स कोड कंपाइल कौन करता है? जावा का सोर्स कोड कंपाइल करेगा कौन? जावा का कंपाइलर, राइट। जावा का कंपाइलर जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद ये बनाता है क्या? ये बनाता है एक ऐसा कोड, एक ऐसा कोड एक ऐसा कोड जिसको हम लोग कहते हैं बाइट कोड। क्या कहते हैं इसको? यानी कि जावा का कोड कंपाइल होने के बाद में क्या बनता है? बाइट कोड बनता है। और बाइट कोड कौन रन कराता है? बाइट कोड रन कराता है कौन? JVM। कौन रन कराता है? JVM, यस सर। जावा वर्चुअल मशीन। जी जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड में। किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में, मशीन कोड। राइट। ये कोड आपका, तो एक्चुअल में होता क्या है जावा के केस में? क्या होता है जावा के केस में? क्या होता है कि जावा का जो हाई लेवल कोड है, जो आपने सोर्स कोड लिखा है, जो आपने हाई लेवल कोड लिखा है, उस कोड को कंपाइल करेगा जावा का कंपाइलर। यानी कि जावा का कंपाइलर जावा के जो हाई लेवल सोर्स कोड को
कंपाइल करने के बाद में किस में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में। यानी कि 80% काम यहाँ होता है, 80% काम कहाँ होता है, यहाँ पर। 80% वर्क यहाँ हो गया, 80% वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 80% वर्क जो है यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि जावा का जो सोर्स कोड है वो कंपाइलर ने 80% काम निपटा दिया है, हाई लेवल कोड को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, बाइट कोड में। और ये बाइट कोड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, इस बाइट कोड को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। ये एक्चुअल में बाइट कोड बहुत ज़्यादा नेटिव, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है किसके, मशीन कोड में, राइट। मशीन कोड के। मतलब बाइट कोड Yes. जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है किसके, मशीन कोड से। तो जावा के कंपाइलर ने 80% काम निपटा दिया है। अब बचा है केवल काम कितना, 20%। 20% काम जो है वो जेवीएम निपटा देगा और बाइट कोड को फटाक से कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन कोड में। सी शार्प के केस में क्या होता है, सी शार्प के केस में क्या होता है कि सी शार्प का जो आप कोड लिखते हो, हाई लेवल कोड, सी शार्प का जो आपका हाई लेवल कोड है, सी शार्प का आपने जो हाई लेवल कोड लिखा है, उस कोड को कौन कंपाइल करेगा, उस कोड को कंपाइल करेगा आपका सी शार्प का राइट, फाइल। सी शार्प का कंपाइलर, CSC जिसको हम लोग कहते हैं, सी शार्प का कंपाइलर, राइट। अब सी शार्प का कंपाइलर सी शार्प के कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, MSIL कोड में, MSIL कोड में। यानी कि यहाँ पर EXE फाइल बन जाती है, MSIL कोड, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, राइट ना, MSIL कोड बन जाता है। और ये MSIL कोड अगर हम बात करें, ये MSIL कोड को रन कौन कराता है, ये MSIL कोड को रन कराता है कौन, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जस्ट लाइक अ JVM, यू कैन से दैट। और CLR जो है इसको रन कराता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में, राइट। ये आपका मशीन कोड तैयार हो जाता है, यानी कि मशीन कोड, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जावा भी तुम्हारी कंपाइलेटिव, मतलब जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलेटिव और इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प भी तुम्हारी कंपाइलेटिव भी है और इंटरप्रेटिव भी है। मतलब सी शार्प भी तुम्हारी कंपाइलेटिव है और इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जावा तुम्हारी कंपाइलेटिव, मतलब जावा के प्रोग्राम को हम, जावा के प्रोग्राम का, और अगर हम सी शार्प की बात करें तो सी शार्प का कंपाइलर भी 80% काम यहाँ पर निपटा दे रहा है, 80%। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम विंडोज के केस में बात करें तो सी शार्प का जो कंपाइलर है ना, वो एक तरीके से बात करें तो 90% काम निपटा दे रहा है। 90% काम सी शार्प का कंपाइलर निपटा दे रहा है और बाकी बचा 10% काम ये कौन निपटा रहा है, CLR जो है EXE फाइल को, क्योंकि सी शार्प में क्या होता है कि कंपाइल करने के बाद में EXE फाइल बनती है और EXE फाइल को केवल एग्जीक्यूट होना होता है, EXE फाइल को केवल क्या होना होता है, एग्जीक्यूट होना होता है, राइट ना। तो CLR जो है MSIL कोड को कन्वर्ट करने में, मशीन कोड में कन्वर्ट करने में टाइम बिल्कुल भी लेता नहीं है। यानी कि 90% काम सी शार्प के कंपाइलर ने निपटा दिया है, 10% काम CLR निपटाएगा। जावा के केस में बात करें तो जावा का कंपाइलर 80% काम निपटा चुका है, 20% काम बाकी है जो कि JVM निपटाएगा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। बात करते हैं पाइथन की। पाइथन का जो आपने हाई लेवल कोड लिखा है, पाइथन का जो आपने सोर्स कोड लिखा है, पाइथन का जो आपने सोर्स कोड लिखा है या जो हाई लेवल कोड लिखा है जिसको हम लोग HLC कहते हैं, HLC हाई लेवल कोड, जो आप कोड लिखते हो पाइथन में, इस पाइथन के सोर्स कोड को, अब चूंकि रीजन ये है कि पाइथन आपको सेपरेटली कोई कंपाइलर नहीं देता है एज ए डेवलपर, मतलब एज ए डेवलपर यू कैन नॉट कंपाइल पाइथन प्रोग्राम। यानी कि पाइथन के पास में एक्चुअल में जानते हो क्या है कि पाइथन के पास, पाइथन का ये हाई लेवल कोड है और पाइथन के पास में अपना खुद का कोई कंपाइलर नहीं है। पाइथन डायरेक्टली आपको इंटरप्रेटर देता है जिसका नाम है PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या नाम है, PVM। अब बात समझना, पाइथन वर्चुअल, पाइथन के पास में, पाइथन ने आपको कोई सेपरेटली कंपाइलर नहीं दे रखा है जो तुम्हारे इस हाई लेवल कोड को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट कर सके जो उसको उसके बाद फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने में टाइम बिल्कुल ना लगे। तो पाइथन वर्चुअल मशीन को हर बार हाई लेवल कोड मिलता है और ये हाई लेवल कोड कन्वर्ट होने के बाद में, मतलब हाई लेवल कोड
पाइथन वर्चुअल मशीन को क्या मिला? पाइथन वर्चुअल मशीन को मिला हाई लेवल कोड, और हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करने में पाइथन को इंटरनली सारा प्रोसेस यही करना होता है। कहाँ कौन सा प्रोसेस करना होता है? जो काम जावा में आप करते हो, जो काम C# में आप करते हो, वो बेचारे पाइथन वर्चुअल मशीन को इंटरनली करना पड़ता है हर बार। यानी कि अगर हम बात करें पाइथन के केस में, तो बेचारा पाइथन वर्चुअल मशीन सबसे पहले इंटरनली इस पाइथन के हाई लेवल सोर्स कोड को पहले वो इंटरनली बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड में। यानी कि पाइथन के केस में बात करें तो पाइथन वर्चुअल मशीन को 100% काम हर बार करना होता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें तो पाइथन वर्चुअल मशीन को इनिशियली पहले प्रोग्राम को हाई लेवल सोर्स कोड को पहले वो इंटरनली, यहाँ पाइथन में भी क्या होता है ना कि पाइथन का जो सोर्स कोड है वो इंटरनली पहले कंपाइल ही होता है, और कंपाइल होने के बाद वो इंटरनली बनाता है बाइट कोड, और बाइट कोड फिर कन्वर्ट होता है किसमें? मशीन कोड में। तो पाइथन वर्चुअल मशीन को सारा काम हाई लेवल कोड को पहले वो इंटरनली बाइट कोड में कन्वर्ट करे, फिर बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर ले, तो इसलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर हम जावा और C# की बात करें तो जावा में 80% काम तो हम लोग पहले ही निपटा देते हैं। 80% मतलब कंपाइलर ने तो 80% काम पहले ही निपटा दिया है, वो हाई लेवल कोड को पका करके बाइट कोड में पहले बना चुका है। यहाँ पर C# के कंपाइलर ने C# के हाई लेवल कोड को पहले से कंपाइल करने के बाद में फिर उसको exe फाइल में जनरेट करके रखा है, केवल इसको क्या होना है? एग्जीक्यूट होना है। तो कहने का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हाई परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आई थिंक C# का परफॉर्मेंस फास्ट होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जावा का परफॉर्मेंस फास्ट होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पाइथन का सबसे लास्ट में आता है। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पाइथन इज स्लो। आपको समझ में आ रहा होगा, पाइथन इज स्लो एज कंपेरिजन टू जावा, एज कंपेरिजन टू C#, क्योंकि पाइथन C# में और जावा में 80% काम कंपाइलर लोग पहले ही निपटा देते हैं, कंपाइल करके रख देते हैं। केवल आपको कोड को JVM लोगों को और CLR को आपके प्रोग्राम को डायरेक्टली क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है। पर पाइथन के केस में पाइथन वर्चुअल मशीन को हर बार पहले हाई लेवल कोड को इंटरनली पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करना होता है, फिर बाइट कोड से मशीन कोड में कोड कन्वर्ट होता है। जो काम आप मैनुअली करते हो C# में एज वेल एज जावा में, वो काम पाइथन वर्चुअल मशीन को इंटरनली बार बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाइथन का जो परफॉर्मेंस है वो क्या है? स्लो है एज कंपेरिजन टू C#, एज कंपेरिजन टू जावा। इज दैट क्लियर पॉइंट? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। ग्रेट। तो पाइथन स्लो है एज कंपेरिजन टू C#, एज कंपेरिजन टू जावा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यस, एनीवन एल्स? कोई डाउट किसी को? नो सर। यस, एनीवन एल्स? सर हाँ बोलो, टेल मी। सर जब पाइथन स्लो है तो बहुत से ऐसे डेवलपर पाइथन पे क्यों स्विच करते हैं? देखो एक्चुअल में क्या है ना कि मैं देखो उसके पीछे रीजन क्या है कि एक्चुअल में पाइथन के पास में जो देखो किसी भी लैंग्वेज की जो ताकत होती है वो उसकी लाइब्रेरीज होती है। किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ क्या होती है पता है आपको? उसकी लाइब्रेरीज। अगर किसी भी लैंग्वेज के पास में अगर उस तरीके की लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगी तो वो लैंग्वेज बेकार है। एक्चुअल में पाइथन के पास में जो लाइब्रेरीज हैं वो भंडार किस चीज का है? वो लाइब्रेरीज सबसे ज्यादा किसकी मिलेंगी आपको? मशीन लर्निंग से रिलेटेड और AI से रिलेटेड। मतलब पाइथन के पास में ML और AI से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज चाहिए वो भंडार आपको सबसे ज्यादा मिलता है कहाँ पर? पाइथन में। वो आपको ना तो जावा में मिलता है और वो ना तो आपको C# में मिलता है। जबकि अगर हम बात करें पाइथन में जो आप कोड लिखते हो वो जावा और C# के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मतलब जो काम यहाँ पर आप सपोज दैट एक तरीके से आप यहाँ पर 10 लाइन में करते हो, यहाँ पर भी जो काम आप 10 लाइन में करते हो सकता है पाइथन में वो काम आप 2 लाइन में करते हो। मेरी बात समझ में आई है? मतलब सोर्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड वो पाइथन में C# और जावा के कंपैरिजन में बहुत कम है, एक बात। दूसरी बात, पाइथन के पास में जो बंडल्स हैं, जो लाइब्रेरीज का जो बंडल है, वो ML और AI और डेटा साइंस से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज चाहिए, जो बने बनाए फंक्शनलिटी चाहिए,
वो पाइथन के पास में ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सी शार्प, एज कंपेरिजन टू जावा। सपोज दैट इनके पास में बने बनाए फंक्शनलिटीज ज़्यादा है, मतलब बने बनाए कोड, मतलब बने बनाए कोड पहले से रखे, केवल उठा करके अपने को क्या करना है, यूज़ करना है। वही काम अगर हम जावा में बात करें और सी शार्प में बात करें तो यहाँ पर आपको हो सकता है कोड लिखना पड़ जाए, जो कि कोड पाइथन में पहले से लिखा जा चुका है, उनकी फंक्शनलिटी आपको केवल डायरेक्टली यूज़ करनी है। तो इसलिए यहाँ पर जब बना बनाया कोड मिल गया है, बनी बनाए फंक्शनलिटी मिल गई है, तो उसको यूज़ करना आई थिंक ज़्यादा आसान है। अंदर कोड क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपको उससे मतलब नहीं है। और पाइथन के पास में जो भंडार है वो एमएल और एआई का भंडार है, जो कि जावा और सी शार्प के पास में नहीं है। यहाँ पर कोड जो प्रोग्राम आप डॉटनेट में और जावा में 10-10 लाइन में करोगे, हो सकता है पाइथन में वो 2 लाइन में हो जाए। तो यहाँ पर एक तरीके से बात करें तो डेवलपमेंट, कोडिंग डेवलपमेंट आसान है और फास्ट है, पर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो स्लो है। तो वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है। जैसे जैसे हमको बैंकिंग का कोई एप्लीकेशन बनाना है, और बैंकिंग के एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है कि जरा सा लेट हुए काम गड़बड़। तो उस तरीके के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग जावा के पास जा सकते हैं, सी शार्प के पास जा सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो वहां पर ना जावा यूज करेंगे, ना सी शार्प यूज करेंगे, ना पाइथन यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे आपका सी प्लस प्लस यूज करेंगे, बिकॉज सी प्लस प्लस का परफॉर्मेंस एज कंपेयर तो बहुत फास्ट है, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत फास्ट है। तो वो डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मार्केट में है, और कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम काम करें जिससे हम काम आसानी से कर सकें। जैसे एक सीधी सी बात है कि अगर सपोज दैट आपको कोई मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप मैगी के घर में नूडल्स भी खुद बनाओ, बात समझो, नूडल्स भी आप खुद बनाओ, उसका मसाला भी खुद तैयार करो, फिर मैगी बनाओ, फिर मैगी खाओ। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि मैगी रेडीमेड मार्केट से बनी बनाई ले आए और घर में बनाई खा ली। मैगी मैगी मार्केट से लाने में, बना के खाने में टाइम लगेगा, कि खुद पूरा रेसिपी बनाने में टाइम लगेगा आपको? किस में टाइम लगेगा आपको? सर खुद पूरा बनाने में। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि सी शार्प में और हम बात करें, जावा में बात करें, तो पहले से 80% काम कंपाइलर ने निपटा दिया है ना। कंपाइलर ने 80% काम निपटा दिया है, केवल आपको रन कराना है कोड को। कंपाइल किया हुआ कोड आपको दे दिया हुआ है, और डायरेक्टली आपको केवल रन कराना है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो पाइथन स्लो है एज कंपेरिजन टू जावा एज वेल एज इन सी शार्प। बट अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें कि सर एप्लीकेशन जल्दी बनता किससे है, मतलब हम जल्दी किससे बना सकते हैं, मतलब अगर हमको मशीन लर्निंग और एआई का यूज करना है, तो वो लाइब्रेरीज वो आपको मिल जाएंगी कहाँ पर, पाइथन में। और पाइथन में आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। जो काम आप सी शार्प से जावा से करोगे, हो सकता है 2 महीने में लगेंगे, हो सकता है पाइथन से करेंगे, हो सकता है हमको 1 महीने में हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि हमको एक्चुअल में चाहिए क्या, हमको एमएल एआई की जरूरत है क्या, हमको लाइब्रेरीज जो डेटा साइंस से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज है उनको यूज करना है। ये बहुत सारे ऐसे वर्क है, डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, उस पर डिपेंड करता है कि हमको कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करनी चाहिए। क्लियर पॉइंट? यस एवरीबॉडी? यस सर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि और एक्चुअली बात करें कि मार्केट में पाइथन में भी काम है, ऐसे नहीं काम नहीं है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ पाइथन? क्या बता रहा है? व्हाट इज द ड्रॉबैक, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ पाइथन? क्या लिखा है? आफ्टर द हाई मेमोरी यूजेस। एक तो समस्या है कि मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा लेता है, ये भी बोल रहा है साथ में, ये भी साथ में बोल रहा है कि जो पाइथन है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं एज कंपेरिजन टू जावा एंड सी शार्प मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा ले रहा है। अच्छा, सीरीज बात है कि मेमोरी में स्पेस ज्यादा लेगा तो परफॉर्मेंस डाउन करेगा। तो आफ्टर द हाई पर मेमोरी यूजेज, इट्स अ लैक ऑफ स्पीड इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन, एंड इट्स एग्जीक्यूट द कोड one line at a time. The speed of execution often is hampered. कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है पीवीएम, वो एक्चुअल में इंटरनली पहले पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करता है। मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन को बेचारे को सीधे सीधे हाई लेवल कोड मिला, पहले बेचारा वो हाई लेवल कोड को पहले वो कहीं ना कहीं इंटरनली बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद में फिर वो इंटरप्रेट करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यस और नो? यस सर। ग्रेट। तो ये है पिक्चर। और जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सी शार्प में, और सी शार्प में हम लोग कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे?
और हम लोग .NET में हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, कौन सी? C#.NET, राइट? तो C#.NET इज मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज ऑफ .NET फ्रेमवर्क, और हम लोग ने C# में पहली क्लास देखी थी कंसोल क्लास, राइट? तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंसोल क्लास से हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इनपुट वाला भी कर सकते हैं काम और आउटपुट वाला भी काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए थे C# को लेकर के ओपन विजुअल स्टूडियो, और हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, राइट ना? विजुअल स्टूडियो 2019 वी आर यूजिंग। आई होप सभी लोगों के पास में विजुअल स्टूडियो होगा कि नहीं होगा? विजुअल स्टूडियो कोई भी Yes, वर्जन sir. हो, सभी लोगों के पास में विजुअल स्टूडियो है? नो सर। विजुअल स्टूडियो नहीं तो बेटा जब तक विजुअल स्टूडियो में काम कैसे करोगे आप? सर विजुअल स्टूडियो कोड का सर बहुत ज्यादा मतलब जीबी का है सर। क्या विजुअल स्टूडियो कोई लोअर वर्जन कर लो, आप 15 कर लो, 13 कर लो, 15 सर आप इसकी जिप फाइल दे सर दीजिए इको तो हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं। म्यूट कर लो, मैं बता दूंगा, ठीक है? आप ऑफिस में कांटेक्ट में नंबर दूंगा, आप कांटेक्ट कर लेना, वो आपको दे देगा, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन कैसे चालू करते हैं? कंसोल एप्लीकेशन, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन यूजिंग .NET framework, right? and create a application. और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, राइट? हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, राइट? या फिर C++ हो, राइट? या फिर जावा हो, या फिर C# हो, या फिर पाइथन हो, ठीक? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम लोग सीखते हैं स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर लेवल, तो हम लोग जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो एप्लीकेशन बिगिनर लेवल पे किस तरह का होता है, आपको पता है? यस, किसी को पता है? हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जब हम किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनाते हैं तो अमूमन हम लोग एज ए बिगिनर लेवल हम जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो एप्लीकेशन जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, C हो, C++ हो, जावा हो, C# हो, पाइथन, कुछ भी हो, हम लोग जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम हेलो का बनाते हैं, आप अपना आउटपुट कहाँ देखते हो? फर्स्ट प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज का आप बनाते हो, आप अपना आउटपुट कहाँ देखते हो? कमांड पे सर। कंसोल पे देखते हो, राइट? यानी कि आप लोग जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो आप लोग अपना आउटपुट देखते हो कहाँ पर? कंसोल पे। और आप लोग इनपुट भी जो देते हो वो कहाँ पर देते हो? कंसोल पे देते हो। तो हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं या जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो एप्लीकेशन तुम्हारा कहलाता है कौन सा? CUI बेस्ड। क्या होता है ये एप्लीकेशन तुम्हारा कहलाता है क्या? CUI बेस्ड एप्लीकेशन। एक्चुअली अगर बात करें तो आप CUI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करते हो। तो CUI बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब, यस सर आप क्या बोले? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। देखो हम लोग जब होता है? हम लोग जब बेसिक प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में जिस तरह का एप्लीकेशन बनाते हैं या जिस तरह की प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं तो हम लोग अपना इनपुट और आउटपुट कहाँ देखते हैं? कंसोल पे देखते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन कहलाता है कौन सा? CUI बेस्ड। CUI का मतलब होता है कंसोल यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको? सर तो कंसोल विंडो पे ही ना इनको आउटपुट मिलता है। हाँ, स्टार्टिंग में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसका जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है? कंसोल यूजर इंटरफेस, राइट? या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, राइट? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि जब हम लोग अपना करियर की बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और हम अपना इनपुट और आउटपुट कहाँ पर देखते हैं? कंसोल पे देखते हैं, राइट? यानी कि एक तरीके से हम लोग कंसोल CUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। एक तरीके से अगर हम बात करें तो हम CUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं।
और जब हम लोग बहुत अपना मेरा हाथ जब हम लोग बहुत परफेक्ट हो जाते हैं CUI पे, तो उसके बाद आपने इसका दूसरा रूप नहीं देखा है। दूसरा रूप जो होता है वो कहलाता है GUI एप्लीकेशन, GUI बेस्ड एप्लीकेशन। क्या कहलाता है? GUI बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। सर ये बताइए कि CUI बेस्ड और GUI बेस्ड, देखो CUI का मतलब जहां पर यूजर का इंटरेक्शन कंसोल से होता है, मतलब यूजर आउटपुट भी यही देखता है और यूजर इनपुट भी यही देखता है। और अगर हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो GUI बेस्ड एप्लीकेशन वो होता है जहां पर प्रॉपर विंडो आती है और जहां पर यूजर इनपुट कुछ इस तरीके से देता है, जहां पर यूजर कुछ इनपुट कुछ जहां पर यूजर को टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं, बटन्स वगैरह मिलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट ना, टेक्स्ट बॉक्स 2, बटन, राइट ना। ये इस तरह का एप्लीकेशन जो आप बनाते हो वो कहलाता है तुम्हारा, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल, मैं आपको दोनों एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने लिखा एंटर अ वैल्यू, राइट, एंटर अ वैल्यू और एंटर सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पर बटन में क्या लिखा हुआ है? सबमिट। तो ये एप्लीकेशन तुम्हारा कहलाता है GUI बेस्ड। और जो कंसोल पे आप इनपुट देते हो, फॉर एग्जांपल दिस लाइक दिस, ये आपकी ब्लैक विंडो है और इस ब्लैक विंडो में आप इनपुट देते हो, क्या इनपुट देते हो? एंटर अ वैल्यू। अब यूजर नंबर डाला कितना? 5, एंटर अ वैल्यू, यूजर ने डाला कितना? 6, जैसे सेम डाला सम होके आ गया, सम इज 12। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर GUI बेस्ड जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पर प्रॉपर आपको यूजर इंटरफेस मिला होता है और उस यूजर इंटरफेस में टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन्स हैं, मतलब जो GUI बेस्ड एप्लीकेशन होता है वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा होता है, राइट। जो GUI बेस्ड एप्लीकेशन होता है वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा होता है, यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर लेता है, यूजर फ्रेंडली ज्यादा होता है, यूजर फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली ज्यादा होता है, राइट ना। तो कहने का मतलब है कि जो GUI बेस्ड एप्लीकेशन है वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा है और जो CUI बेस्ड एप्लीकेशन है वो यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। कंसोल पे सारे कमांड्स अपने को देने पड़ते हैं, मतलब इनपुट भी यही देना होता है, आउटपुट भी मिलता है। तो सर ये बताइए कि हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जब बेसिक प्रोग्रामिंग लेवल हम अपना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग CUI बेस पे काम करते हैं ना, अमूमन हम लोग प्रोग्रामिंग यही स्टार्ट करते हैं और जब हमारा हाथ साफ हो जाता है तो फिर हम लोग GUI पे मूव करते हैं और फिर GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एक्चुअल में है क्या? सर ये बताइए कि परफॉर्मेंस वाइज CUI फास्ट होता है कि GUI फास्ट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस वाइज CUI बेस्ड एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू GUI। क्यों? क्योंकि CUI में कोडिंग कम यूज करते हैं, GUI में ये जितना भी ग्राफिकल आप सिस्टम देख रहे हो ना, इस ग्राफिकल सिस्टम को बनाने में, इस ग्राफिकल कंट्रोल्स को बनाने में आपको उतनी ज्यादा कोडिंग यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? इसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। तो CUI बेस्ड एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फास्ट होता है, GUI बेस्ड एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस स्लो होता है। अब सर बात आती है कि सर CUI बेस्ड एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं? जहां पर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी होती है, जहां पर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जहां पर कमांड बेस्ड काम करना होता है कि सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। तो जहां पर परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है, यूजर इंटरफेस इतना मैटर नहीं करता है, तो वहां पर हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, किसका? CUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। अगर हम शुद्ध भाषा में बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हो किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आप क्लाइंट से पूछते हो कि भाई आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, किस पर्पस के लिए बनाना है। वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट को यूजर फ्रेंडली, मतलब क्लाइंट के लिए यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिक्वायरमेंट लेने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट को हमको CUI बेस्ड एप्लीकेशन बना के देना है कि क्लाइंट को हमको GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना के देना है। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को भाई GUI बहुत यूजर फ्रेंडली चाहिए, तो हम उसको GUI बेस्ड एप्लीकेशन सजेस्ट करते हैं। जहां पर
यूजर इंटरफेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर कमांड इंपॉर्टेंट है, जहां पर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस वाइज रिजल्ट फटाफट आना चाहिए, तो वहां पर काम हम लोग करते हैं। किस तरह का एप्लीकेशन क्लाइंट को देते हैं? क्लाइंट को एप्लीकेशन देते हैं हम लोग CUI बेस्ड एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब है कि परफॉर्मेंस वाइज CUI फास्ट होता है और परफॉर्मेंस वाइज GUI क्या होता है? स्लो होता है। ठीक है ना? मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीबॉडी? यस सर। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उसको कैसा इंटरफेस देना है, उसको CUI बेस्ड एप्लीकेशन बना के देना है कि उसको GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना के देना है। GUI बेस्ड एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली ज़्यादा होता है, CUI बेस्ड एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली कम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग भी कहाँ से करते हैं? CUI से करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो ना, तो आप अपना इनपुट आउटपुट कहाँ देखते हो? कंसोल पे देखते हो। पर वही काम आप किससे कर सकते हो? GUI से भी कर सकते हो, GUI बेस्ड एप्लीकेशन को बना सकते हो। काम सेम है दोनों का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पर दोनों में फर्क कहाँ है? दोनों में फर्क है यूजर इंटरफेस का। क्लियर है? क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो दो प्रकार के हैं, CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। वो डिपेंड करेगा हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। क्लाइंट को हमको CUI बेस्ड एप्लीकेशन बना के देना है, सॉफ्टवेयर बना के देना है, कि क्लाइंट को हमको GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर बना के देना है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। क्लियर पॉइंट? यस सर। ग्रेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो। अच्छा, विजुअल स्टूडियो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो ये अननेसेसरी फालतू के नेम स्पेस लगे हुए हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है। हमको जरूरत किसकी है? केवल सिस्टम की है। क्यों जरूरत सिस्टम की है? क्योंकि सिस्टम क्लास के अंदर कंसोल क्लास डिफाइन है, राइट? और कंसोल क्लास के माध्यम से हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कंसोल क्लास ने आपको डिफरेंट मेथड्स दे रखी हैं प्रिंट कराने के लिए, इनपुट लेने के लिए। वो सारी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, विजुअल स्टूडियो ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट विंडोज दी हैं। आप जब आप विजुअल स्टूडियो पे कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है विजुअल स्टूडियो में, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको 3 विंडो दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक पहली विंडो दी है जिसका नाम है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक विंडो दी है, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बनाओगे ये विंडो जरूर मिलेगी आपको। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक विंडो दी है जिसका नाम है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वो विंडो है जहां पर आपकी प्रोजेक्ट की सारी फाइलें यहीं पर होती हैं। आपके करंट प्रोजेक्ट की सारी फाइलें इसी विंडो में होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये विंडो कहीं से मिस हो जाए, मतलब कट हो जाए, तो कहां से मिलेगी आपको? व्यू, और यहां से गए कहां मिल गया? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। यहाँ से आपको आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइलें इसी विंडो के अंदर होती है। आपको अगर कुछ ऐड करना है तो यहीं से ऐड करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम। देख रहे हैं आप लोग, ऐड न्यू आइटम, मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी ऐड करना है यहीं से ऐड होगा। चाहे तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो .NET पे, चाहे वेब डेवलपमेंट करो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करो, जो कुछ भी ऐड होगा यहीं से ऐड होगा। क्लियर पॉइंट? तो आपकी सारी यस प्रोजेक्ट की सर। फाइलें यहीं से ऐड होगी। दूसरी विंडो दी है माइक्रोसॉफ्ट ने आपको सर्वर एक्सप्लोरर। दूसरी विंडो कौन सी दी है माइक्रोसॉफ्ट ने आपको? सर्वर एक्सप्लोरर। दिखाई दे रहा है? एवरीबॉडी इज विजिबल? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक दूसरी विंडो दी है जिसका नाम है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको इसलिए दी है बेटा कि इस विंडो के माध्यम से आप डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस के ऊपर यहीं से बैठे बैठे, मतलब विजुअल स्टूडियो से बैठे बैठे आप डेटाबेस के ऊपर सारा खेल, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि ये विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको इसलिए दी है कि या तो आप डेटाबेस ओपन करो, MS SQL सर्वर डेटाबेस, या तो डेटाबेस खोल करके आप जाओ और डेटाबेस के अंदर सारा काम करो, राइट? या तो आप डेटाबेस ओपन करो और डेटाबेस ओपन करने के बाद में डेटाबेस में आप जाके काम करो। एक तरीका ये है, यहाँ पर आप काम करो। पर माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक सुविधा दी है कि भाई विजुअल स्टूडियो से ही बैठे बैठे इस विंडो से आप डेटाबेस को कनेक्ट करके डेटाबेस के ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इसी विंडो से। इस विंडो का नाम क्या है? सर्वर एक्सप्लोरर। इस विंडो का नाम क्या है? सर्वर एक्सप्लोरर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक तीसरी विंडो दी है जिसका नाम है
टूल बॉक्स। टूल बॉक्स जितने भी ग्राफिकल कंट्रोल्स हैं, जितने भी ग्राफिकल कंट्रोल्स हैं लाइक बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, जितने भी ग्राफिकल कंट्रोल्स हैं वो सब आपको कहाँ मिलेंगे? टूल बॉक्स में मिलेंगे। पर सर ये बताइए कि जब हम टूल बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमको यहाँ पर कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। रीजन ये है, वी आर इन CUI बेस्ड एप्लीकेशन। वी आर इन CUI बेस्ड एप्लीकेशन। और CUI बेस्ड एप्लीकेशन अगर हम बना रहे हैं तो हमको टूल बॉक्स के अंदर कोई भी ग्राफिकल कंट्रोल्स दिखाई नहीं देंगे। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? यस सर। भाई हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं, किस तरह का बना रहे हैं? हम लोग बेसिक जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो CUI बेस्ड कर रहे हैं। तो CUI बेस्ड एप्लीकेशन जब बना रहे हैं तो टूल बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर हाँ, इफ यू आर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब GUI बेस्ड एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, तो जब GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे तब आपको टूल बॉक्स के अंदर सारे ग्राफिकल कंट्रोल्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। ग्रेट ग्रेट। जैसे कि .NET पे हमने आपको सारी चीज़ बताई है ये, और ये रूल्स भी बताए मैंने आपको, राइट ना? कंसोल क्लास भी बताई, ठीक है, एंड कंपोनेंट्स भी बता दिए मैंने आपको, ठीक है, और असेंबली बतानी है भी आपको। दिखाई दे रहा है आपको? माइक्रोसॉफ्ट ने, विजुअल स्टूडियो ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट विंडो दी है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स अस सम स्पेशल विंडो। पहली स्पेशल विंडो है कौन सी? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट? तो ये क्या करती है कि दिस विंडो कंटेन ऑल करंट प्रोजेक्ट फाइल्स। आपकी सारे करंट प्रोजेक्ट फाइल्स कहाँ पर होती हैं? इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे होती है, राइट ना? अगर कभी मिस हो जाए तो कहाँ से मिलेगी? गो टू व्यू मेनू, और वहां से हम लोग क्या सर्च कर लेंगे? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। नेक्स्ट विंडो है हमारे पास में सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर वो विंडो है, दिस विंडो कनेक्ट योर डेटाबेस फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। मतलब विजुअल स्टूडियो से बैठे बैठे हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। मतलब विजुअल स्टूडियो से बैठे बैठे हम डेटाबेस के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कभी मिस हो जाए तो कहाँ से मिलेगी? गो टू व्यू मेनू एंड सर्वर एक्सप्लोरर। तीसरी विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको तीसरी विंडो दी है, कौन सा? टूल बॉक्स। पर ध्यान रहे, दिस विंडो प्रोवाइड्स अस ऑल ग्राफिकल कंट्रोल्स। पर आपको ऑल ग्राफिकल कंट्रोल्स आपको कब दिखाई देंगे? आपको ऑल ग्राफिकल कंट्रोल्स कब दिखाई देंगे? आपको ऑल ग्राफिकल कंट्रोल्स तब दिखाई देंगे जब आप किस तरह का एप्लीकेशन बनाओगे? GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे। जब आप GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे तब आपको ग्राफिकल कंट्रोल्स टूल बॉक्स में दिखाई देंगे। अगर आप CUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे, अगर आप CUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको टूल बॉक्स खाली मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बना रहे थे, अभी हम लोग एक काम करते हैं, डेस्कटॉप मतलब GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, विंडो फॉर्म एप्स .NET फ्रेमवर्क। ये टेम्पलेट चूज करना होगा आपको अपने इस टेम्पलेट विंडो में, राइट ना? विंडो फॉर्म एप्स .NET फ्रेमवर्क। नेक्स्ट डोंट सेव। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसमें इसमें देखो बना हुआ एक फॉर्म भी आ गया है। ये हम लोग कहाँ पर आ गए? ये हम लोग आ गए डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मतलब इफ यू वांट टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन देन यू हैव टू यूज दिस टेम्पलेट। अब देखो टूल बॉक्स के अंदर जितने भी सारे ग्राफिकल कंट्रोल सब आ गए। आपको टूल बॉक्स के अंदर जितने सारे आप अपने OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कंट्रोल यूज करते हो ना, जैसे कंट्रोल पैनल, राइट? अब देखो ये कंट्रोल पैनल अपने आप में क्या है? एक विंडो ही तो है। देखो ये कंट्रोल पैनल अपने आप में क्या है? एक विंडो है। और ये जितने भी ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? लिंक बटन है। क्या है सब? ये लिंक बटन। जब इस पर क्लिक करते हो तो नई विंडो खुल के आती है, राइट ना? इस पर क्लिक किया, जो कुछ भी मान लो आप कर रहे हो, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, इस पर क्लिक किया, ये आ गया। तो एक्चुअली में ये है तो एक तरीके से
विंडो मतलब विंडोज है ना, विंडोज एप्लीकेशन है जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का क्या है, विंडोज एप्लीकेशन है ना। देखो प्रॉपर विंडो वगैरह बन के आ रही है, ऐसी विंडो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। ये देखो विंडो बनी हुई है। अब यहाँ पर इसको आप टूल बॉक्स के अंदर जितने भी ग्राफिकल कंट्रोल्स हैं वो सारे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राइट ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेबल लिया हमने, फॉर्म पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट। और यहाँ से आप इसको, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, और इसकी प्रॉपर्टी में जो भी टेक्स्ट आप दोगे, जैसे हमने दिया एंटर योर नेम, लिख गया। इसका फॉन्ट बड़ा कर दें, इसका फॉन्ट अगर हम बड़ा कर देंगे यहाँ से, फॉन्ट स्टाइल में आपको इसको एक्सपेंड कर लीजिए। साइज कितना दे रखा है, 8 पॉइंट, हमने कर दिया 20, एंटर योर नेम, राइट। इसी लेबल को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, राइट। एंटर योर पासवर्ड, राइट। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में गए, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में हमने इसका साइज 20 कर दिया है, एंड इसका टेक्स्ट कर दिया एंटर पासवर्ड, राइट। एंड टूल बॉक्स से हमको आपका चाहिए क्या, टेक्स्ट बॉक्स। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स 1, इसी को कॉपी कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स 2, एंड ये इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं हम लोग, और ये इसकी लेंथ, ये काम आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, राइट। इसकी विड्थ बढ़ानी हो, विड्थ बढ़ा सकते हो आप, राइट ना। मल्टी लाइन बनाना है तो मल्टी लाइन एज बना सकते हो, सिंगल लाइन बनाना है सिंगल लाइन बना सकते हो, राइट। और यहाँ से टूल बॉक्स से आप सिंपल एक बटन, ये बटन, और इसका कैप्शन चेंज करना है अपने को, टेक्स्ट चेंज करना है, सबमिट, एंड नाउ योर फॉर्म इज रेडी। ये बटन दे रखा है, ग्रीन बटन, इसी से रन होगा, कंपाइल होगा, और ये विंडो आपकी आ गई, विंडो। ये यस फॉर्म सर। आपका रन होके आ गया, देख रहे हो आप लोग, ये फॉर्म। सर यही ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है। ये किसमें, ये तो GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाया। आप GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, राइट ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब ये तो तुमने क्या बनाया, ये जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है बेसिकली ये किस लिए, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। किसी, जैसे आपने कंट्रोल पैनल खोला ना, जैसे MS ऑफिस खोलता हूँ मैं आपको, MS वर्ड, तो MS वर्ड भी देखो एक प्रकार की विंडो है ना। देखो इस विंडो में और तुम्हारी विंडो में क्या फर्क है, बताओ जरा। ये माइक्रोसॉफ्ट की MS ऑफिस क्या है, तुम्हारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना। MS ऑफिस एक प्रकार का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। देखो जैसे इसमें विंडो आ रही वैसे तुम्हारी इसमें विंडो आ रही सेम, यस। तो एक्चुअल में ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यू आर क्रिएटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यू आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, देन यू हैव टू, आपको कौन सा टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा .NET पे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, राइट। वेब एप्लीकेशन बनाना होगा तो हाँ सर वेब, हाँ बोलो। सर जब हम डॉटनेट में वेब फॉर्म बनाते हैं तो सर उसमें जो HTML CSS से जो काम करते हैं तब सर टूल बॉक्स उसमें काम करता है सर। सब उसमें भी, इसमें तो काम कर रहा है। देखो ना, हम लोग इस समय डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हैं, हम लोग इस समय वेब एप्लीकेशन में नहीं है। वी आर इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, राइट। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको टूल बॉक्स में सारे ग्राफिकल कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और जब आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे ना .NET पे, तो भी आपको टूल बॉक्स मिलेगा, तब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एक बात पर जानते हो प्रॉब्लम क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो सिस्टम है वो अभी थोड़ा सा ओल्ड हो गया है। अभी नया पैटर्न जो आया है वो उसको बोलते हैं MVC पैटर्न। MVC पैटर्न में ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा नहीं है, वहां पर आपको HTML के थ्रू कोड करना होगा, राइट। देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो बनाते हो उसमें आपको HTML कोड की करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कंपलसरी यू हैव टू नो द HTML, बट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको HTML की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर। ग्रेट। तो एक्चुअल में डेस्कटॉप, देखो मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंने क्या, देखो क्या लिखा है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो CUI बेस्ड हो और चाहे वो आपका GUI बेस्ड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको
वेब डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, राइट, वेब डेवलपमेंट, अभी मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर ब्रीफ में चर्चा करूंगा बाद में, अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपको वेब डिजाइनिंग आनी चाहिए, राइट। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ब्रीफ चर्चा बाद में करूंगा, राइट ना। वेब डिजाइनिंग आनी चाहिए, प्लस वेब डिजाइनिंग का मतलब सर, वेब डिजाइनिंग का मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट, राइट। वेब डिजाइनिंग का मतलब HTML CSS, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो। प्लस आपको बैकएंड टेक्नोलॉजी कोई ना कोई आनी चाहिए, बैकएंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट एंड का सर मतलब, वेब डिजाइनिंग का सर मतलब क्या है, वेब डिजाइनिंग का मतलब है HTML प्लस CSS, और अगर थोड़ा सा इसमें चीजें जोड़ लो तो जावास्क्रिप्ट और ले लो, राइट। और बैकएंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं सर, बैकएंड टेक्नोलॉजी सर मतलब, बैकएंड टेक्नोलॉजी का मतलब आपको आना चाहिए जावा आप ले लो, या फिर PHP आप ले लो, या फिर ASP.NET आप ले लो। .NET में बैकएंड टेक्नोलॉजी हम ASP.NET को कहते हैं, राइट। जावा ले लो, PHP ले लो, ASP.NEट ले लो, पाइथन ले लो, और नोड ले लो, और कोई और कोई बचा है? मेरी बात समझ में आई नहीं समझ में आई? यस सर। आगे अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए कंपलसरी दिस पोर्शन आना ही चाहिए वेब डेवलपमेंट करने के लिए, प्लस कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, जावा हो, PHP हो, ASP.NET हो, पाइथन हो, नोड हो, कोई भी एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। उसको हम लोग कंबाइन करते हैं किसके साथ में, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ में, और अपना कोई भी डायनेमिक प्रोजेक्ट, कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं, लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी तरीके का वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको HTML CSS की जरूरत नहीं है। क्लियर पॉइंट? आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको आना चाहिए, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, C# हो, पाइथन हो, कुछ भी हो। किसी भी लैंग्वेज से हम किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या CUI बेस्ड हो सकता है या फिर GUI बेस्ड हो सकता है। तो आपने दोनों ही रूप देखे। ये जो एप्लीकेशन हम आपने बनाया है, ये एप्लीकेशन तुम्हारा GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाया, और कल परसों जो आपने कंसोल एप्लीकेशन में जो प्रोग्रामिंग की थी, वो एप्लीकेशन तुम्हारा CUI बेस्ड एप्लीकेशन है दोनों सॉफ्टवेयर्स, है दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस, एनी कंफ्यूजन? नो सर।